नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। आप सभी ने आवेदन कर लिए होंगे, लेकिन आवेदन के बाद में बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के आपको जवाब देने वाले हैं। लेकिन दो बातें आप सभी याद रखिएगा कि हमने इससे पहले कई ऐसे वीडियोज़ बनाए जो कि आपके मन में सवाल आते हैं, आप कमेंट करके पूछते हैं, लेकिन उसको लेकर डिटेल में वीडियोज़ बनाकर आपको जानकारी दे दी गई है। तो एक बार आप सभी चैनल पर विजिट करें और लगभग एक हफ्ते पुराने तक के सभी वीडियोज़ को देख लें, जिसमें अगर आपको लगे कोई काम का है तो आप सभी देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जगह जगह भटकेंगे, उससे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी वो हमेशा सटीक होगी। 10 से 12 साल टीचिंग के अंदर एक्सपीरियंस आप सभी के काम भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले अगर बात की जाए किन वर्गों के अंदर आपकी मेरिट कम जाएगी, कौन कौन से ऐसे विषय होंगे और कौन कौन से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी वाले अभ्यर्थी किस वर्ग के अंदर आवेदन करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल पहला ये है कि हम बालिका के अंदर आवेदन करें या फिर बालक वर्ग के अंदर आवेदन करें। तो पहले बालक और बालिका को लेकर जो आपके सवाल हैं वो सभी क्लियर कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, बालक और बालिका के अंदर जो आवेदन करने वाले एलिजिबिलिटी होती है, बालक वर्ग के अंदर जो मेल अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, साथ में आप फीमेल अभ्यर्थी भी यहाँ से आवेदन कर लेंगे। लेकिन जो आवेदन नहीं कर सकते हैं वो है मेल अभ्यर्थी फीमेल के अंदर। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ पर 500 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ 500 के लिए दोनों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, लेकिन यहाँ पे 50 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ फीमेल अभ्यर्थी इन 50 के लिए आवेदन करेंगे। सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम किस में आवेदन करें, मेल के अंदर आवेदन करें कि फीमेल के अंदर आवेदन करें। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके इन 50 में से एक सीट निकाल लेंगे तो आपको फीमेल के अंदर ही जाना चाहिए। अब जो मेल होते हैं उनको तो मेल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 50 सीटों में से एक सीट निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो, या यहाँ पे 500 सीटें थी, अगर मैंने इसमें आवेदन किया होता तो 100% मुझे बेनिफिट मिल जाता, है ना। इस बात का फैसला आप लोग कर लें कि आपको किस में आवेदन करना चाहिए। अगर आप बालक में आवेदन करते हैं तो यहाँ पे सीटों की संख्या 500 होगी, लेकिन कंपटीशन भी डबल होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी मेल होंगे और बहुत सारे यहाँ पे फीमेल भी होंगे जो चाहते होंगे कि इस 500 सीट में से उनको एक सीट मिल जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, अगर मुझे यहाँ पे टॉप के 50 लोगों में आना है तो मैं आ सकता हूँ, तो यहाँ से आप सभी इस बात को समझकर बालिका वर्ग के अंदर आवेदन कर सकते हैं। पहला आप सभी के सामने क्लियर हो जाता है कि बालिका वर्ग में आवेदन करने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर सिर्फ आपको फीमेल ही देखने के लिए मिलेंगी। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या होता है? दूसरा फ़ायदा होता है कट ऑफ के अंदर। कट ऑफ की जब बात आती है तो जो फीमेल की कट ऑफ है वो आमतौर पे कम जाती है। आप सभी हंस रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेल और फीमेल के अंदर जो कट ऑफ रहती है वो फीमेल की कम रहती है। हालांकि जो कट ऑफ की संख्या डिपेंड करती है वो आपकी डिपेंड करती है सीटों की संख्या के ऊपर। अब फीमेल के अंदर तो सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वहाँ पर सीटों की संख्या के साथ साथ आवेदनकर्ता भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जब आप सभी के सामने यहाँ 500 सीटें रखी होंगी और यहाँ 50 सीटें रखी होंगी, तो ज़्यादातर का जो रुझान होगा वो नंबर ऑफ़ सीट की तरफ जाएगा। जब नंबर ऑफ़ सीट पे हम जाते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पे कट ऑफ की संख्या कम हो जाती है। तो पहला फ़ायदा ये है कि फीमेल में आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको फीमेल ही मिलेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर फीमेल में आवेदन करेंगे तो आपको कट ऑफ भी मेल के मुकाबले कम ही मिलेगी, भले ही सीटों की संख्या यहाँ पर कम है। लेकिन एक बात मैं आप सभी को और बता दूं, यहाँ पे आप सभी के सामने बताया जाता है, पॉइंट नंबर 11.5 के अंदर लिखा हुआ है कि महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परंतु आवेदन पत्र में वंचित किसी एक वर्ग के लिए बालक या बालिका का ही यहाँ से आप सभी को यथास्थान उल्लेख करना होगा। किसी एक विषय से एक समय में केवल एक ही वर्ग में आवेदन मान्य होगा, मतलब किसी एक विषय से एक ही वर्ग में आप सभी यहाँ से आवेदन कर सकेंगे। इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब जो फीमेल अभ्यर्थी होंगे, मान लीजिए आप सभी ने बालक वर्ग के लिए आवेदन कर लिया। जब आप बालक वर्ग के अंदर आवेदन करेंगे आपको बालिका वर्ग के अंदर यहाँ से नौकरी मिल जाएगी। जब आप सभी भविष्य में स्थानांतरण के लिए कहीं ना कहीं जो इंतजार करेंगे तो वहाँ पे भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेल के विद्यालय में होंगे, फिर वहाँ से आप सभी को बॉयज़ के विद्यालय में से किसी फीमेल में ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, और ये एक लंबा प्रोसेस है जो कि आपको नौकरी के बाद देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। फिलहाल ये बात हो जाती है बालक और बालिका वर्ग के अंदर सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस कम में जाएगी। अगर वर्ग की हम बात करें तो सबसे कम कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलती है बालिका के अंदर। ठीक है, कम। अगर बात की जाए ज़्यादा के बारे में तो वो बालक वर्ग के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ये बात हो जाती है वर्गवार कट ऑफ को लेकर। जब बात कट ऑफ की कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं विषय के बारे में, क्योंकि विषय को लेकर बहुत सारे छात्रों ने फिर से पूछा था कि विषय कौन कौन से जिसके अंदर कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 2 फॉर्म भरने वाले हैं।
अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपकी होगी संस्कृत के अंदर। दूसरे नंबर पर आप सभी की आती है सामाजिक विज्ञान। सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको इन्हीं विषयों में देखने के लिए मिलती है। इसके बाद अगर बात की जाए किसी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो वो आपको देखने के लिए मिलती है गृह विज्ञान के बारे में। फिर अगर बात की जाए कला को लेकर, फिर साथ ही बात की जाए हिंदी को लेकर, फिर उसकी कम थोड़ी सी मिलती है इंग्लिश के अंदर। अगर बात की जाती है कुछ और विषयों के बारे में तो वो नीचे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि सीटों की संख्या भी कुछ मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि बस हमने कह दिया कि हिंदी के अंदर कम है तो कम होगी, नहीं, सीटों की संख्या भी तो होनी चाहिए। मान लीजिए हिंदी के अंदर एक ही सीट है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि हिंदी की कट ऑफ कम चली जाएगी, हिंदी की भी ज़्यादा चली जाएगी। अब यहीं पे आप सभी देखेंगे तो संगीत के अंदर सिर्फ 4 पोस्ट है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, है ना। उर्दू के अंदर भी सीटों की संख्या काफ़ी कम है, सिर्फ 12 सीटें हैं, तो यहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो ये जो सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं 139 से लेकर आप सभी के सामने संगीत वादन तक, इनकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट आपको इस बार देखने के लिए मिलेगी जो वर्तमान में सीटों की संख्या है। लेकिन अगर ऊपर वालों की अगर बात की जाए तो जो कम कट ऑफ जाएगी वो इंग्लिश के अंदर। अगर बात की जाए तो जीव विज्ञान के अंदर कम जा सकती है क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या जुड़ेगी। दूसरी अगर बात की तो गणित के अंदर सीटों की संख्या आप सभी की अच्छी है और कट ऑफ भी यहाँ पे कम देखने के लिए मिलेगी दूसरे विषयों के मुकाबले, है ना। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा की जब बात आती है तो यहाँ पे भी कट ऑफ आप सभी को मीडियम देखने के लिए मिलेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, क्योंकि सीटों की संख्या कोई ज़्यादा खास है नहीं है। लेकिन जब बात आती है महिलाओं को लेकर तो महिलाओं के अंदर सीटों की संख्या बहुत कम है। अगर बात की जाए एक सीट को लेकर तो आप जानते हैं कि यहाँ पे तो 500 में से 500 लाने वाला अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हो जाएगा। अगर आपके 499 आए, किसी के 500 आ गए तो उसको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए इन विषयों के अंदर तो इनमें कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन मेल के मुकाबले फीमेल की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति के अंदर ये कट ऑफ बढ़ भी जाती है, जिसके बारे में आपको किसी और दिन जानकारी दी जाएगी। लेकिन जब बात की जाती है आप सभी की पीजीटी को लेकर तो पीजीटी के अंदर इस बार सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है और काफ़ी लंबे समय तक अभ्यर्थी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन भी आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी सबसे कम कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलती है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर, गणित, इसके अलावा इंग्लिश। बाकी जितने भी विषय लिखे हुए हैं इसके अंदर ना तो कोई कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, मतलब कम नहीं मिलेगी, है ना। तो ये जो ऊपर आप सभी के सामने 5 विषयों को टिक लगाया गया है, यही ऐसे विषय होंगे जिनमें आपको थोड़ी सी कट ऑफ कम होगी, बाकी सभी विषयों में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और जब बात आती है फीमेल को लेकर तो यहाँ पे पीजीटी के अंदर फीमेल की संख्या ना के बराबर है, तो इसमें भी आपको कट ऑफ में ज़्यादा गिरावट देखने के लिए नहीं मिलने वाली है किसी विषय के अंदर। तो 2 सवालों के जवाब मिले कि भाई किस विषय के अंदर कट ऑफ कम जाती है, कौन से वर्ग के अंदर कट ऑफ कम जाती है फीमेल के अंदर, विषय कौन कौन से होंगे, जैसे कि टफ विषय और साइंस की बात कर लीजिए, जीव विज्ञान की बात कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पीजीटी के अंदर चले जाएँ, इंग्लिश के अंदर जाएँ, मैथ के अंदर जाएँ, है ना, इसमें कम जाती है। बाकी दूसरे विषयों में कट ऑफ ज़्यादा रहेगी और खासकर उन विषयों के अंदर कट ऑफ कम रहेगी जहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा है और जहाँ पर सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है लेकिन वहाँ पर कट ऑफ भी ज़्यादा है। अब बात कर ली जाती है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी के बारे में, क्योंकि इनकी सीटों की संख्या बहुत कम है, किसी विषय के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब किस वर्ग के साथ आपको आवेदन करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक अभ्यर्थी के माध्यम से पूछा गया था कि सर नीचे वाले विषयों के अगर आप एग्जाम्पल दे करके समझाना चाहें तो आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वाले पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होगा वो सीटों का 10% आप सभी को बाद में दिया जाएगा, इसकी जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से नोटिफिकेशन में दी गई है, ठीक है। अब अगर बात की जाए ओबीसी वाले छात्रों के बारे में कि वो किस में आवेदन करें, क्या वो उनको जनरल में आवेदन करना चाहिए, एससी वाले छात्रों को, एसटी वाले छात्रों को, या फिर किसी और वर्ग के अंदर, कोई और वर्ग तो है नहीं है, या तो उनका जो रिजर्वेशन वाला है या फिर जनरल है ना। अब यहाँ पे सीधा सा सवाल आप सभी का होता है, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, आप कोशिश करें कि आप अपने वर्ग के अंदर ही आवेदन करें। यहाँ से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बस एक फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आप एज ए ओबीसी काउंट किए जाएंगे जब आपकी फ़ीस जमा की जाएगी, बस। इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो भी मेरिट बनेगी वो आपकी जनरल की सीटों के सापेक्ष होगी, क्योंकि जो भी जनरल की कट ऑफ होगी, अगर आप उस जनरल की कट ऑफ में आते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से जनरल के लिए आवेदन करते हैं तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप सभी की जो मेरिट बनेगी वो जनरल के आधार पर बन जाएगी। लेकिन जब आप फीस को जमा करेंगे तो वहाँ पे आप सभी से पैसे बेवजह एक्स्ट्रा ले लिए जाएंगे, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी वाले अभ्यर्थी होते हैं जनरल में तो ऑटोमेटिक चले जाते हैं अगर उनकी मेरिट अच्छी है तो। अगर मेरिट अच्छी नहीं है तो फिर आप सभी अपने वर्ग के अंदर जाएंगे। आपके वर्ग के अंदर क्या है कि सीटों की संख्या ही नहीं है, तो वहाँ पर कुछ होने की संभावना नहीं है।
इस बात को दोबारा से रिपीट करके सुन लेना, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओबीसी वाले अभ्यर्थी, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी, एससी वाले अभ्यर्थी और एसटी वाले अभ्यर्थी, अगर आपके पोस्ट की संख्या 0 है तो आप जनरल वर्ग को सिलेक्ट करके आवेदन ना करें, आप ओबीसी को सिलेक्ट करें, एससी को सिलेक्ट करें। आप अगर यहाँ से मेरिट अच्छी लेकर आते हो तो जनरल में आपका चयन अगर होना होगा तो वो ओवरलैपिंग के थ्रू हो ही जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप सभी को यहाँ से जब आवेदन करेंगे जनरल के थ्रू तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, बेनिफिट कोई खास मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरिट तो आपकी जब भी जनरल की बननी थी और अब भी जनरल की बनेगी बस। तो ऐसे में जो जहाँ पे सीटों की संख्या कम है, आपको वैसे भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है, बस आरक्षण का लाभ वही मिलेगा जहाँ पे सीटों की संख्या होगी। अब 5-10 सीटों के अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा ये आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। एक सवाल और देखने के लिए मिल रहा था कि 2 फॉर्म भरने वालों का क्या होगा, क्या उनको कोई खास बेनिफिट मिलेगा? तो 2 फॉर्म भरने वालों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने आएंगी, क्योंकि जब आप 2 नाव के अंदर सवार होकर के जाते हैं तो डूबने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। फोकस करिए कि आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखें। अगर आपका कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठ पा रहा है, आपको लग रहा है कि जो सब्जेक्ट आपका है वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं तभी आप दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ जाएँ। ऐसा सोचकर कि हम 2 विषयों के लिए आवेदन करेंगे और दोनों के अंदर यहाँ से हमारी जीतने की संभावना बनेगी, तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं बनता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जिन छात्रों ने 2 फॉर्म भर दिए हैं और दोनों के अंदर गलती हो गई है, उनका क्या होगा? उनके लिए ऑप्शन यही है कि जल्दी से जाकर यूपीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलें और वहाँ पे जाकर के आवेदन करें। क्योंकि आप जब आवेदन करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो आपने आवेदन किया होगा, जो आपने सही आवेदन किया होगा, उसी का एडमिट कार्ड निकालें और परीक्षा देने जाएँ, बाकी सबको भूल जाएँ। अगर आपने 2 फॉर्म भर दिए, दोनों में गलतियाँ कर दी हैं और ये इंतजार में बैठे हों कि चयन बोर्ड के माध्यम से आपको संशोधन का समय दिया जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये मत सोचिए कि आपकी यहाँ से नौकरी पक्की हो जाएगी, आपको बड़ा झटका लग सकता है। ये सही समय है कि अगर आपने कोई गलती की है तो जाकर के दोबारा से फॉर्म को भरें और उसके बाद अपनी तैयारी को एक नए लेवल तक लेकर जाएं। लगभग सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के बारे में, दोस्तों आप जानते हैं कि 22,000 पदों को जुड़वाने के लिए हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कभी सचिव के पास जाते हैं तो कभी आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे चयन बोर्ड के पास चले जाते हैं, कभी अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा जाता है कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ट्विटर वार भी किया जा रहा है। अभी हाल ही में 20 तारीख को छात्रों के माध्यम से इको गार्डन में फिर से धरना प्रदर्शन होने वाला है, जहाँ पे छात्रों की मांग है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, जिसको लेकर जानकारी मैंने आपको सुबह की वीडियो के माध्यम से भी दी थी। लेकिन यहाँ पे एक सच आप सभी से छुपा हुआ है। वो सच ये है कि मुख्यमंत्री का एक आदेश और 22,000 पदों पर ही आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री का आदेश नहीं आ जाता उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सरकार अभी तक उस आदेश को पालन नहीं कर पा रही है। या तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करेगा या फिर सीएम योगी कुछ कर सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए 22,000 पदों पर जो कृपा रुकी हुई है वो सीएम योगी के माध्यम से ही रुकी हुई है। अगर सीएम योगी 22,000 पदों को लेकर मंजूरी दे दे तो यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ समय पहले समाचार पत्रों में इसको लेकर जानकारी भी आई थी कि तदस्थ शिक्षकों के मामले को लेकर पूरी रिपोर्ट तलब की गई थी। तदस्थ शिक्षकों के मामले पर पूरी रिपोर्ट को लेकर सीएम योगी ने तलब किया और भाजपा के लगभग आधा दर्जन विधायकों के माध्यम से सीएम योगी से मुलाकात कर तदस्थ शिक्षकों की समस्या का समाधान करने की मांग की थी। उसी को लेकर सीएम योगी के माध्यम से कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसके निर्देश के आधार पर तदस्थ शिक्षकों को लेकर फैसला देखने के लिए मिलेगा। तो यही वो वजह है जहाँ से 22,000 सीटों की कृपा रुकी हुई है। अगर ये 22,000 सीटें आगे बढ़ सकती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी के आदेश के आधार पर या फिर सुप्रीम कोर्ट से। लगातार अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर 22,000 को वायल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। सफलता कहीं ना कहीं सीएम योगी के पास ही जाकर मिलेगी। अगर 4-5 अभ्यर्थी जनता दरबार में जाकर या फिर सीएम योगी से मुलाकात करके इस भर्ती के संबंध में मांग करते हैं तो 22,000 पदों को लेकर अगले दिन आदेश जारी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।